हेलो बच्चों, आज हम लोग संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करते हैं। विभक्तियां हम जानते हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, अष्टमी होता है। वैसे ही उसके कारक भी होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, संबोधन है। तो उसी प्रकार से विभक्तियों के हिसाब से प्रथमा विभक्ति का संस्कृत में नहीं होता है, द्वितीया विभक्ति से शुरू होता है। तो विभक्तियों में द्वितीया जो विभक्ति होती है, इसका सूत्र है अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे अपि। अभितः मतलब होता है चारों ओर या सभी ओर। जैसे हम कहते हैं कि गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो वो चारों ओर जो होता है वो अभितः लिखते हैं। फिर हो गया परितः। परितः मतलब सभी ओर होता है। समया मतलब होता है नज़दीक, समीप। निक्षा मतलब भी समीप होता है। हा जो शब्द होता है यह शोक के लिए प्रयुक्त किया गया हो शब्द होता है। प्रति जो होता है ओर या तरफ, उसका हिंदी अर्थ होता है। और इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, जहाँ पर अभितः, परितः, समया, निक्सा और हा लगा होता है, प्रति लगा होता है। इन सब के योग में क्या होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। अब द्वितीया विभक्ति हम कैसे पहचानते हैं, ये देखें। इसका उदाहरण है आश्रमम अभितः वनम अस्ति। अब ये जो पूछे, ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा कि अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे अपि। ये सूत्र अगर आपको याद रहा तो आपको सेकेंडों नहीं लगेंगे, आप बता देंगे कि ये कौन सी विभक्ति है। क्यों? क्योंकि जो उससे रिलेटेड जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनसे उन पर अंडरलाइन कर देता है, उनको ऐसे बोल्ड में लिख देता है, सभी अक्षरों से बोल्ड होता है, उसमें लिख देता है और पूछता है कि इसकी विभक्ति आप लिखिए। और विभक्ति लिखिए प्लस सूत्र लिखिए। तो विभक्ति और सूत्र लिखने के लिए ये मैं 12th दोनों सेक्शन के लिए बना रही हूँ, साइंस और आर्ट्स। आर्ट्स ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उनके एग्ज़ाम में आता है, और साइंस के लिए सिर्फ समझने के लिए है, आप लोग इसको सिर्फ समझ लीजिए। तो आश्रमम अभितः वनम अस्ति। अब सोचिए, ये लाइन अगर आपको दे दी गई और पूछता है आश्रमम कौन सी विभक्ति है। अगर हमको ये सूत्र याद है, अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे अपि, द्वितीया विभक्ति, तो ये हम फटाक से लिख देंगे। आश्रमम क्या है? द्वितीया विभक्ति है। इसका सूत्र लिख देंगे, यही पूरा लिखा जाएगा कि अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे अपि। ये द्वितीया विभक्ति हो गई। फिर देखिए, अगर हमको ये सूत्र याद है तो हमारा दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा है ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति। गांव के सब ओर क्या है? उपवन है। तो परितः जिसमें आ गया वो क्या हो गया? परितः जिसमें आ गया है वो द्वितीया विभक्ति हो गई, क्योंकि यह हमारे सूत्र में है, इसलिए हम उसको क्या मान लेंगे? परितः मतलब होता है सब ओर, सभी ओर। अगला है कि लंकाम समया, मतलब लंका के समीप। अगर हमको ये उदाहरण हमको याद है, ये सूत्र, तो हम फटाक से जान जाएंगे कि अभितः, परितः, समया, समया आ गया, द्वितीया विभक्ति में आ गया और इसका सूत्र यही है, तो हम जान जाएंगे कि लंका के समीप। अब देखो, हा कृष्ण भक्तम, अर्थात कृष्ण के अभक्त पर क्या है? खेद है, दुख है। तो वह क्या व्यक्त कर रहा है? शोक व्यक्त कर रहा है। और हा इस सूत्र में आया हुआ है, इसलिए हम जान जाएंगे कि हा जो है वह क्या है? द्वितीया विभक्ति में है। अगर पूछता है कि आप बताइए कृष्णा भक्तम क्या है, कौन सा विभक्ति है, तो हम जान रहे हैं कि हा जो होता है वह द्वितीया विभक्ति में होता है, तो हम लिखेंगे द्वितीया विभक्ति। सूत्र लिखेंगे अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे अपि। वैसे है, देखिए, स ग्रामम प्रतिगच्छति, प्रति यहाँ सूत्र में है, इसलिए यह द्वितीया विभक्ति हो गई। गृहम परितः, परितः पहले हम लोगों ने एक पढ़ लिया था, तो घर के चारों ओर, तो वहाँ भी द्वितीया विभक्ति हो गई। ग्रामम निक्शा नदी बहती, गांव के निकट नदी बहती है, तो जहाँ निक्सा, समया, हा, प्रति
अभितः, जहाँ पर अभितः आएगा जिन लाइनों में, सिंपल सी पहचानने वाली चीज़, जहाँ पर जिन लाइनों में अभितः आएगा, परितः आएगा, समय आएगा, निक्सा आएगा, हा आएगा और प्रति आएगा जिन लाइनों में, वो समझ लीजिए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। आप आगे डैश करके द्वितीय विभक्ति लिख सकते हैं और उसका सूत्र लिख सकते हैं। अब दूसरा है सूत्र एनांग विकारय। एनांग विकारय में क्या होता है, जिसमें देखिए एन मतलब जिसके, अंग मतलब अंग, विकार है मतलब विकार उत्पन्न हो, विकृत दिखाई दे, जिसके अंग क्या हो, विकृत दिखाई दे, वहाँ पर क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति में दो होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। पहला होता है एनांग विकार है, दूसरा होता है सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते प्रधाने भी अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला एक द्वितीय विभक्ति में एक ही होता है, जो अभितः प्रत्यय समय नहा निक्सा प्रतियोगी होता है। वहीं पर तृतीय विभक्ति में जो होता है दो तरह के सूत्र होते हैं। पहला होता है एनांग विकारः सहयुक्ते प्रधाने। तो एनांग विकार है, इसका संधि पहले देख लीजिए। विक्षेप, जिनके अंगों में विकार हो वहाँ उस विकार युक्त अंग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए लिखा है सिरसा खलवाटे। खलवाटे मतलब होता है गंजा होना, तो सिर से गंजा होना अर्थात वो उसके शरीर का क्या है, विकार है। आगे मैं और भी आपको उदाहरण अभी बताती हूँ तो आपके समझ में आएगा। देखिए लिखा है कि कर्णाभ्या बधिरः। कर्णाभ्याम बधिरः मतलब कानों से क्या, बहरा। तो कानों से बहरा होना मतलब उसका विकार है, उसके कानों से सही से सुनाई नहीं देता है, इसलिए अक्षणा कारण, आँखों से काना होना। तो आँख से जो काना होगा उसका क्या है, शारीरिक विकार है, उसके अंगों में विकार है, इसलिए वहाँ पर तृतीया विभक्ति, अर्थात जहाँ पर अंगों में विकार उत्पन्न दिखाई दे आपको वहाँ पर तृतीया विभक्ति लिखेंगे। तृतीया विभक्ति उसका सूत्र होता है एनांग विकार है। अब तृतीया विभक्ति का अगला देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सहयुक्ते प्रधाने, जहाँ पर सह की, सह मतलब साथ, जिसके साथ जाने वाला जाए या जिसके साथ है, अर्थात साथ अर्थ वाले सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में जिसका हिंदी अर्थ निकलता हो कि वह उसके साथ जा रहा है, वह पिताजी के साथ जाएगा, वह माताजी के साथ जाएगा, वह मेरे साथ जाएगा, वह उनके साथ जाएगा, जहाँ पर साथ प्रत्यय प्रतीत होगा आपको वहाँ तृतीया विभक्ति होगी। तो तृतीया विभक्ति में जहाँ अंगों में विकार उत्पन्न होगा वो तृतीया विभक्ति होगी, और दूसरा जहाँ किसी का साथ होगा वह क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। साथ में भी क्या होता है, सहयुक्ते प्रधाने, जहाँ पर साथ होना प्रधान हो वो क्या कहलाता है, तृतीया विभक्ति कहलाता है। तो देखिए उदाहरण, राम लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति। तो राम लक्ष्मणेन सह, राम लक्ष्मण के साथ कहाँ गए, वन में गए। अहमपि त्वया सार्धम यास्यामि, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो जहाँ साथ साथ आता है वहाँ भी एक तो अंगों में विकार में तृतीया विभक्ति रहती है, दूसरा कहाँ रहता है, दूसरा साथ वाले में तृतीया विभक्ति होती है। सह पित्रा सह विद्यालयम गच्छति, वह पिता के साथ विद्यालय जाता है। पुत्रेण सह, पुत्र के साथ। छात्रेण सह, छात्र के साथ। मातेन सह, माता के साथ। अब इसका तृतीया विभक्ति का एक और है, एक तो अंगों में विकार है, दूसरा सहयुक्ते प्रधाने अर्थात साथ में प्रधानता होती है वो होता है। तीसरा होता है साधकतम करणम, जिसकी सहायता से कार्य पूर्ण होता है, वहाँ उसमें क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है एनांग विकार है, जहाँ पर अंगों में विकार उत्पन्न हो। दूसरा महत्वपूर्ण है सहयुक्ते प्रधाने, जहाँ पर आपके सहायता की ज़रूरत साथ हो, वहाँ क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है। साधकतम करणम भी तीसरा सूत्र तृतीया विभक्ति की है, जिसकी सहायता से कार्य पूर्ण होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। लेकिन ये जल्दी आप लोगों को पूछता नहीं है, मेरा पढ़ाने का काम है इसलिए पढ़ा दे रही हूँ। जैसे प्रकृति या साधु, अर्थात प्रकृति से क्या, साधु। मन है, इसमें नहीं है। मन सत्यम, मन से सच्चा, जो मन से अर्थात जिसके प्राकृतिक गुण उसमें लगे हुए हों, वहाँ पर भी क्या होता है, साधकतम सकरणम,
वहाँ पर जिसकी सहायता से कार्य पूर्ण हो वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होती है। वैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एनांग विकार है जिनके अंगों में क्या होती है, अंगों में विकार उत्पन्न होता है, जैसे कान से बहरा कर्ण आभ्यम बधिर है, अक्षिणा काढ़ है, पादेन खंजय कर्णेन बधिर है। जहाँ जिसके उनके अंगों में विकार होगा वहाँ एनांग विकार होगा। और जहाँ किसी के साथ की साथ लगेगा कि मैं माता जी के साथ बाजार गया, मैं पिताजी के साथ स्कूल गया, मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगा, यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होगी। उसका सूत्र होगा सहयुक्ते प्रधाने। अब आपका चतुर्थ सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वखट योगाच। अब देखिए नमः स्वस्ति, नमः मतलब होता है नमस्कार करना, स्वस्ति मतलब होता है कल्याण हो, स्वाहा आहुति जब देते हैं तो कहते हैं स्वाहा, स्वधा मतलब बलि देना, बलि के लिए प्रयोग होता है, अलंग मतलब होता है समर्थ पर्याप्त, वखट मतलब भी आहुति होता है। दो जगह आहुति है, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। इनका योगाच, इनके योग जहाँ होते हैं वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा आहुति, स्वधा बलि, अलम समर्थ पर्याप्त, वखट आहुति, इन शब्दों के योग में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अभी उदाहरण के अनुसार आप बहुत जल्दी समझेंगे। यहाँ पर हमने याद कर लिया सूत्र कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वखट योगाच। उसके बाद क्या होता है, अगर हमको सूत्र याद हो गया है तो देखो लाइनों में पूछ लिया है देवेभ्य नमः, देवों को नमस्कार। तो जहाँ पर अगर हमको सूत्र याद है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा चतुर्थी विभक्ति है तो हम लिख देंगे यहाँ पर देवेभ्य है चतुर्थी विभक्ति, और उसका सूत्र लिखेंगे कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वखट योगाच। फिर है स्वस्ति तुभ्यम भवते, तुम्हारा कल्याण हो। तो जो ये स्वस्ति शब्द आया है ये इसके सूत्र में है। अर्थात विभक्ति में मेन चीज़ क्या है, अगर आपको सूत्र याद है तो सूत्र आर्ट्स के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो स्वस्ति जो है, स्वस्ति यहाँ पर आया हुआ है, अगर आपको सूत्र याद हो गया तो ये सारे शब्द आपको इन्हीं उदाहरणों में मिल जाएंगे। और उदाहरण में अगर आपको सूत्र याद है, उदाहरण में मिल गया तो आप फटाक से लिखेंगे कि स्वस्ति चतुर्थी विभक्ति, और इसका सूत्र लिख देंगे कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वखट योगाच। और उसके बाद फिर देखिए है इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा, अर्थात इंद्र के लिए स्वाहा। तो स्वाहा शब्द अगर हम याद किए हुए हैं तो ये स्वाहा शब्द यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इंद्र के लिए स्वाहा लिख करके हम लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वखट योगाच। वैसे देखिए यहाँ पर स्वधा आया हुआ है, यहाँ पर दैत्यव्य हरि अलम आया हुआ है, वहाँ पर है राधा कृष्णाय वखट, राधा कृष्ण के लिए भेंट है, तो वो भेंट वखट इसमें आया हुआ है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति है। और हम चतुर्थी विभक्ति लिख करके ये सूत्र लिख देंगे। विष्टवे वखट, यहाँ भी विष्णु के लिए भेंट है तो वहाँ भी ये शब्द आया हुआ है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति और उसका सूत्र लिख देंगे। अब अलम मल्लो मल्लाय, मल्ल पहलवान के लिए मल्ल पर्याप्त है, अर्थात जो ये अलम शब्द है समर्थ है, पर्याप्त, अलम मतलब होता है समर्थ पर्याप्त, तो ये जो शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति में आता है, इसलिए लिखेंगे चतुर्थी अलम मल्लो मल्लाय, फिर डैश मारेंगे। इसको नहीं लिखना रहता है, जो ये डार्क से रहता है बोल्ड रहता है उसको लिखना रहता है, लिखेंगे मल्लो मल्लाय डैश चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वखट योगाच। धन्यवाद बच्चों, इतना ही अब की बार आप लोगों के 30% में यही इतना सूत्र पढ़ना है, और है मैं उसका वीडियो बना के भेज दूंगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यहीं तक आएगा और आर्ट्स के एग्ज़ाम में आएगा, साइंस को सिर्फ समझने के लिए है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ हमसे पूछिए, और अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।